आज का बड़ा ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़मीन पे जब चलते हो तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो आपकी हेल्प करती है चलने में, या आप जॉगिंग कर रहे हो तो कौन सी फोर्स है जो आपको मूव करवा रही है। और उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि टायर जो होते हैं उन पे क्या किया जाता है, उन पे एक ग्रिप सी बनाई जाती है। ये टायर के ऊपर जो है ये ग्रिप सी बनाई जाती है। ज़रा इसको देखिएगा, ये टायर पे जो है वो ग्रिप बनाई हुई है। तो ये सारी ग्रिप बनाने का मकसद क्या होता है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो में आगे चल के मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये चीज़ भी है कि एक बॉडी जो होती है, यानी ये मेरे पास 2 वुडन ब्लॉक हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर मूव करवाना आसान है या मुश्किल है। और ये वाला वुडन ब्लॉक अगर आपको यहां से दिख रहा हो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसकी सरफेस ज्यादा प्लेन है, ज्यादा स्मूथ है, और इसकी सरफेस इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है, ये थोड़ी रफ सरफेस है। तो आपको किन रोड्स पे चलना आसान लगता है और किन रोड्स पे आपको चलना मुश्किल लगता है, इनके आंसर भी मिलेंगे। और साथ साथ ये भी चीज है कि आप अगर कागज पे लिख सकते हो तो किस वजह से लिख सकते हो। और इसके साथ साथ और भी मैं आज बहुत सी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि शूज जो होते हैं उनके नीचे, शूज के नीचे अगर आप देखो तो इस तरह से ग्रिप बनाई जाती हैं। ये ग्रिप बनाने का मकसद क्या होता है, ये ग्रिप क्यों कंपनी बनाती है, इनका मकसद क्या है, इसके बारे में भी आज मैं आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। इसके साथ साथ ये आपने शूज पहने होंगे तो इसमें भी ये जॉगर शूज हैं, इसमें भी आपको बताएंगे कि ये जॉगर शूज के नीचे जो है वो ग्रिप्स जो है वो क्यों की जाती हैं, इनका भी आपको बताएंगे। और उसके साथ ये शूज जो होते हैं जो अक्सर फीमेल्स इनका इस्तेमाल करती हैं, ये फीमेल्स के शूज नीचे से फ्लैट जो होते हैं, तो इसकी फ्लैट शूज में और जो ग्रिप वाले शूज हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कौन से शूज हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, इन तमाम के आंसर्स मैं आपको करूंगा। और उसके बाद जो है हम जो टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, द अपोजिंग फोर्स टू मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मूव करते हुए, हरकत करते हुए अजसाम के रास्ते में जो रुकावट आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अक्सर आपने रोजमर्रा जिंदगी में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बहुत ज्यादा मट्टी है किसी जगह पे आपको चलने में दुश्वारी पेश आती है, लेकिन अगर बिल्कुल स्मूथ प्लेन है तो आपको चलने में आसानी रहती है। इस तरह से अगर आपके घरों में मार्बल लगा हुआ है और ऊपर पानी गिरा दिया जाए तो आप एक स्मूथ या प्लेन जो शूज है उनका इस्तेमाल करो तो रफ जो आप शूज घरों में पहनते हो तो पहने हुए आप अक्सर गिर जाते हो। तो उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये होती है कि फ्रिक्शन जो आपके शूज और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन होती है, जो मार्बल फ्लोर के दरमियान फ्रिक्शन है वो बहुत कम है, जिससे आपकी ग्रिप क्या होती है, मजबूत नहीं रहती। गाड़ियों के टायर जब घस जाते हैं तो क्यों कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा तेजी के साथ गाड़ी को ना चलाओ, या गाड़ी की जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है तो आपको किस वजह से कहा जाता है कि आप ज्यादा हार्डली ब्रेक्स जो है वो अप्लाई ना करो। उसकी रीजन क्या है कि जैसे अब हार्डली ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करोगे तो ब्रेक्स के अप्लाई करने से गाड़ी के व्हील जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किडिंग होगी और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सारी रीजंस है। और इस तरह से कुछ सरफेसेस जो होती हैं ये स्मूथ सरफेस है, इस पे मूव करना आसान है बिकॉज इसके और मेरी फिंगर के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कम है। इसी तरह से ये वाली जो मेरे पास वुडन एक ब्लॉक है इस पे फिंगर को मूव करवाना मुश्किल हो रहा है बिकॉज ये रफ सरफेस है। इसी तरह से मैंने जैसे बताया कि अगर आपके घरों में रफ जो प्लेन्स हैं वहां पे आपको चलने में वहां पे मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर प्लेन सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वहां पे चलने में आसानी रहती है आपके लिए। और आप अक्सर शूज, फ्लैट शूज का इस्तेमाल करते हो, स्मूथ शूज का इस्तेमाल करते हो, गिर जाते हो। उसकी रीजन ये होती है कि आपके और फ्लोर के दरमियान जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं होती, यानी जितनी फ्रिक्शनल फोर्स आपको चाहिए होती है, जो आपकी ग्रिप के लिए जरूरी होती है, तो वो प्रोवाइड नहीं होती, जिस वजह से आप क्या होते हैं, आप गिर जाते हो, आप स्लिप कर जाते हो। इस तरह से अगर किसी जो मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन्स होती हैं या चेयर है,
उनके नीचे अगर हम व्हील लगा दें तो आपको मूव करना आसान रहता है। लेकिन अगर उन चेयर्स के नीचे व्हील ना लगी हो तो स्किडिंग होती है, आपको घसीटने में मुश्किल पेश आती है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जब हम किसी बॉडी को, ये कहां से आती है, जब किसी बॉडी को आप पुश करते हो, आप किसी बॉडी को पुल करते हो, आप किसी बॉडी को घसीटते हो, तो दो जो सरफेसेस होती हैं, यानी एक अगर आप चेयर को घसीट रहे हो तो चेयर और जो फ्लोर है उसके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स एक्ट में आती है। तो आपके पुश करने से या पुल करने, स्किडिंग करने से ये सारी फोर्सेस जो है, ये सारी फोर्स जो है वो अमल में आती है। अब अगर आप टायर लगा देते हो तो टायर लगाने से आपको बॉडी को मूव करना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर क्यों आसान हो जाता है, इसका आंसर हम वीडियो में आगे चल के देने वाले हैं। तो ये तमाम जो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कुछ के मैंने आपको किए भी हैं और अब मजीद मैं क्वेश्चंस के आंसर भी आपके करता हूं। तो मजीद वीडियो को हम जो है लंबा नहीं करने वाले, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज कुछ टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे वो हैं कि हम सबसे पहले फ्रिक्शन की फोर्स को जैसे पहले डिफाइन किया था, इसको फिर से डिफाइन करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे जाएंगे, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर कोल्ड वेल्व्स क्या होते हैं इनके बारे में बताने वाले हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और उसका मैथमेटिकली आपको रिलेशनशिप भी निकाल के दिखाएंगे। यानी इस तमाम लेक्चर में आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगने वाली हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में आप देखते हो, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते उनको, आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या ऐसा भी होता है। तो आप चलते हो या आप रुकते हो तो किस फोर्स की वजह से रुकते हो। तो इन तमाम का मैं आंसर आपको अभी चल के वीडियो के आगे जाके हम इसका आंसर करते हैं आपको। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है उसको मूव करने से रेजिस्ट करती है, उसकी अपोज करती है, मुखालफत करती है, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। अब फ्रिक्शन जो है वो कैसे अमल में आती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्रिक्शन जो होती है इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज पुश और पुल्ड आर फोर्स टू मूव ओवर एन अदर सरफेस। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है एक तो नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट और प्रेसिंग फोर्स। यानी नेचर ऑफ सरफेसेस कैसी है कि आप इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब इस डस्टर को रब करते हो तो इसकी सरफेस स्मूथ है और ये भी इस पे कपड़ा लगा हुआ है, ये भी थोड़ा स्मूथ है, इसको मूव करवाना आसान है। अब अगर मैं प्रेसिंग फोर्स ही इस पे बढ़ा दूंगा तो इसको मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक बहुत भारी भरकम चीज है, उसको मूव करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि उसकी प्रेसिंग फोर्स जो होती है वो क्या लार्जर है। जब प्रेसिंग फोर्स लार्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको मूव करवाने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब फ्रिक्शन की फोर्स दो सरफेसेस के दरमियान बढ़ने की वजह से आप बॉडी को मजीद मूव नहीं करवा पाते। इस तरह से अगर मेरे पास ये दो यानी कि ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक को अगर मैं आपस में रब करता हूं, यानी वुडन ब्लॉक को वुडन ब्लॉक के ऊपर ही रब करता हूं, तो अगर तो ये स्मूथ इस तरह के होता तो इसको मूव करवाना आसान था। लेकिन अब अगर इसको मूव करवाता हूं इसके ऊपर तो ये सरफेस थोड़ी रफ है और ये स्मूथ सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इसके लिए इनको मूव करवाना थोड़ा आसान लग रहा है। लेकिन अगर दोनों सरफेस रफ होती तो इसको मूव करवाना क्या हमारे लिए हो जाना था, मुश्किल हो जाना था। इस तरह से जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अगर मार्बल घर में लगा हुआ है और उसके ऊपर हम थोड़ा पानी फेंक दें और आपने रफ शूज जो घरों में हम चप्पल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो अगर आपने पहनी हो तो आप गिर जाती हो। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिप जो है वो इतनी ज्यादा ग्राउंड पे मजबूत नहीं रहती, यानी मार्बल पे फर्श के ऊपर आपकी जो ग्रिप होती है वो मजबूत नहीं रहती, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो सफिशिएंट नहीं रहती, इसलिए आप गिर जाते हो। इस तरह से जो और भी बेशुमार एग्जांपल जो हैं वो मिल सकती हैं। हम अगर घरों में अक्सर औकात देखा है कि अगर घरों में दरवाजे को कुंडी लगी हुई है वो खुल नहीं रही बार बार, हम थोड़ा ऑयल डाल देते हैं उसके अंदर। जब ऑयल डालते हैं तो ऑयल डालने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी, अब वो आसानी के साथ मूव कर सकती है। यानी अगर हम कोई और भी चीज़ देखें, यानी व्हील है वो सही तरह से मूव नहीं कर रहा, हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो ऑयल वगैरह डालने से वो आसानी के साथ मूव करने लग जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। इसी तरह से आपने और भी एग्जाम्पल जो हैं वो आम जिंदगी में देखी होंगी कि अगर हम एक ब्रिक है, एक ईंट है मेरे पास, उसके ऊपर मैं हाथ फेरता हूँ तो उसकी सरफेस ज़्यादा रफ होती है तो मेरा हाथ इतनी तेज़ी के साथ मूव नहीं करेगा।
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसमें मेरे हथेली के और ब्रिक के दरमियान जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर इस वाइट बोर्ड पे मैं अपना हाथ फेरता हूँ तो बड़ी आसानी के साथ मैं मूव करवा सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। इस तरह से हम अगर दो जो है गिलास लें, ये हमारे पास है दो गिलास, तो इनको अगर हम मूव करवाते हैं, ये गिलास के ऊपर मूव करवाना आसान है, लेकिन इसी गिलास को अगर हम लकड़ी के ऊपर मूव कराएं, वुड के ऊपर मूव करवाएं, तो इसको मूव करवाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसकी रीज़न क्या है कि इसके गिलास के और वुड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स और होती है, और गिलास की सरफेस, दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स और होती है। और फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है, एक तो प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करेगी कि प्रेसिंग फोर्स यानी आप जितनी ज़्यादा लगाओगे, जितना किसी बॉडी की प्रेसिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, यानी वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको मूव करवाना मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस की नेचर कैसी है, कि सरफेस अगर बिल्कुल स्मूथ है उनको मूव करवाना आसान होता है, लेकिन अगर रफ सरफेस है उनको मूव करवाना मुश्किल होता है। इस तरह से अगर किसी जगह पे बजरी डाल के रोड बना रहे हैं तो आप डेली उसके ऊपर मूव करके जा रहे हो, तो आप देखोगे आपके शूज़ जल्दी घस जाते हैं। उसकी रीज़न कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक खिलाड़ी जब ग्राउंड में खेलता है, फील्डिंग करता है, तो फील्डिंग करते हुए वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि अगर बैट्समैन शॉट लगाता है, बॉल अगर स्लोली मूव करके जा रही है, तो हम कहते हैं आउटफील्ड जो है वो बड़ी स्लो है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो घास वगैरह होती है वो अगर ज़्यादा लंबी है तो बॉल जो है उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो मूव कर रही है, बॉडी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे अपोजिट फोर्स जो लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स जिसको नाम देते हैं, वो ज़्यादा, इसलिए बॉल को जो है वो मूव करते हुए प्रॉब्लम पेश आ रही है, यानी उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर हम देखें कि ग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, उसकी घास वगैरह की बिल्कुल कटाई हो गई है, तो आउटफील्ड हम कहते हैं बहुत तेज़ है, कि मतलब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बॉल जो है वो मूव करता हुआ जाता है। इस तरह से ग्राउंड में खिलाड़ी जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि उनके जो शूज़ होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के होते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि नीचे उनके स्टड लगे होते हैं। उसकी वजह ये कि उनकी ग्रिप ग्राउंड पे मजबूत रहती है। अदरवाइज अगर वो स्लिपरी शूज़ कोई पहन लें तो वो तो स्लिप होते नहीं, क्योंकि फुटबॉल में तो खिलाड़ी बार बार भागता है, तो उनकी रनिंग की वजह से वो क्या होगा, वो बार बार स्लिप होगा। तो इसको रोकने के लिए ही ऐसे शूज़ बनाए जाते हैं खिलाड़ियों के, प्लेयर्स के, कि वो आसानी के साथ जो है वो मूव कर सके। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही हमें बताती हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस तरह से बॉडी को, हरकत करती हुई बॉडी के रास्ते में मज़ाहमत पेश करती है। यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है तो फ्रिक्शन फोर्स के नुकसानात भी हैं, तो इनका हम अलग से लेक्चर करेंगे कि हम फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और एडवांटेजेस इसके क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा आएगा, तो उसको भी लाजमी देखिएगा। बहरहाल अब जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी ज़रा बात करें तो इसमें एक हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन आती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है। इसको हम आगे चल के देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हमने देख लिया। एक जहाँ पे कोल्ड वेल्ड का वर्ड यूज़ किया। कोल्ड वेल्ड्स क्या होते हैं? कोल्ड वेल्ड्स बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई के मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आपको। तो अगर हम देखते हैं कि मेरे पास ये दो वुडन ब्लॉक हैं, तो बेसिकली आपको ये वुडन ब्लॉक बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा होगा, प्लेन नज़र आ रहा होगा, यानी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा होगा। अब अगर इस प्लेन सरफेस के ऊपर भी देखें तो इसमें भी क्या होंगे, खम होंगे, या आप ये कह सकते हो कि कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेसेस, यानी दो सरफेसेस का जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं, जुड़ने का पॉइंट होता है, इनके दरमियान अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखो तो आपको कुछ इस तरह की प्लेस जो है वो नजर आती है। यानी जगह पे आपको कुछ जो है कोल्ड वेल्ड्स नजर आते हैं, यानी आपको खम वगैरह नजर आते हैं। ये व्हाइटवुड बेसिकली आपको स्मूथ लग रहा होगा कि इसमें कोई खम नहीं है, लेकिन अगर हम एक और सरफेस इसके ऊपर रखें इस तरह की, तो इसमें हमें कोल्ड वेल्ड जो है वो नजर आते हैं। मतलब आप इसको देख सकते हो, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बात होती है। द कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेसेस फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड, दीज कोल्ड वेल्ड रेजिस्ट सरफेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। अब ये जो स्लाइडिंग होती है, यानी इनको एक दूसरे सरफेसेस के ऊपर जब हमने स्लाइड करवाना है, तो ये हमारे लिए फिर क्या बनता है
ये हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बनता है कि यानी बॉडी को स्लाइड करवाना हमारे लिए क्या हो जाता है, बॉडी को स्लाइड करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो कि यानी अगर एक पानी एक जगह से फ्लो करके जा रहा है, उसके ऊपर हम हनी फेंक दें तो अब क्या होगा, वो पानी की लेयर के दरमियान भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो हनी के फेंकने की वजह से पानी की वो स्पीड को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पहले अगर स्पीड से जा रहा था, क्योंकि ऊपर हमने एक ज्यादा डेंसिटी वाली चीज ऊपर फेंक दिया है, ठीक टार जो होती है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर होता, उसकी वजह क्या है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अमल कर रही होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये बॉडी को अगर मूव तेजी के साथ हमने करवाना है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करना पड़ता है, और अगर बॉडी को स्लोली मूव करवाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा करनी पड़ती है। बहरहाल ये सिचुएशन के मुताबिक भी होती है, लेकिन आम जिंदगी में अगर हम देखें तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम जमीन पे चलते हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ हमने आपको बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि अमल और रद्द-ए-अमल बराबर मगर सिमत में मुखालिफ होते हैं। कि जब हम जमीन पे चलते हैं हम जमीन को पीछे को धकेलते हैं एज ए एक्शन के तौर पर, और एज ए रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन के तौर पर जमीन हमें आगे की तरफ धकेलती है, और ये फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं जमीन पे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स डिसअपीयर हो जाए तो हम जमीन पे चल नहीं सकते, और अगर चल पड़े तो कभी रुक नहीं सकते। एक गाड़ी है, अगर रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स अचानक से खत्म हो जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रुक नहीं पाएगी, यानी गाड़ी क्या होगी, रुक नहीं पाएगी, क्योंकि आप फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया है, तो इसलिए गाड़ी जो है वो रुक नहीं पाएगी। और गाड़ी को रोकने के लिए भी हम टायर के दरमियान, जैसे आपको दिखाया भी था कि टायर के दरमियान ये ग्रिप सी बनाई जाती हैं। ये ग्रिप बनाने का मकसद ही ये होता है कि टायर जो है वो रोड के ऊपर जब उसने मूव करना है तो मूव करवाना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जिसकी वजह से ये टायर रुक जाएगा। अदरवाइज जब कार का टायर है या किसी बाइक का टायर आपने देखा होगा, साइकिल का टायर आपने देखा होगा, अगर वो घस जाता है तो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी स्लिप हो जाती है, यानी मोटर बाइक बड़ी तेजी के साथ भगा रहे हो, आपने अचानक से ब्रेक अप्लाई की हैं तो क्या होगा, स्किडिंग हो जाएगी, गाड़ी क्या घसीटती हुई जाएगी। या मोटर बाइक है तो उसका टायर अगर बहुत ज्यादा घस गया है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो यहाँ पे तो गाड़ी वो आगे चल के रुकती है, यानी टायर घस जाता है। तो जब टायर घस जाता है तो इसकी वजह से रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाती है। जब फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाती है तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स के रिड्यूस होने की वजह से ही आपके टायर की और रोड की ग्रिप नहीं रहती मजबूत, और आप गाड़ी को रोक नहीं पाते, गाड़ी स्लाइडिंग करती हुई या स्किडिंग करती हुई गाड़ी आगे को चली जाती है। तो इस तरह से ये आम जिंदगी में एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको फ्रिक्शन को बताया है, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो बेहतर लगी होगी। अब जो हम बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स जो डिपेंड करती थी नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कंटैक्ट में है, और इसकी मैंने कोल्ड वेल्ड की एग्जांपल से भी आपको बात क्लियर करने की जो है वो कोशिश की है। और प्रेसिंग फोर्स जो है, एडिंग वेट ओवर द upper block increase the force pressing the force together and hence increase the resistance. The greater the pressing force, greater will be friction force. जितनी pressing force बढ़ाते जाएंगे उतनी friction force बढ़ती जाएगी। यानी अगर ये एक वजन मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ओ डाल दूं, अब बॉडी को मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर कंटेनर जो होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कंटेनर वगैरह लगा देते हैं हम रोड को ब्लॉक करने के लिए। अब कंटेनर बहुत भारी होते हैं, अब उनको मूव करवाना मुश्किल होता है क्योंकि उसके और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है। अब वो जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी उतना बॉडी को मूव करवाना मुश्किल होता है। इसीलिए हम मशीनें जो होती है, वॉशिंग मशीन है या और भी चेयर है, उनके नीचे हम व्हील लगाते हैं, टायर लगाते हैं ताकि उसको मूव करवाना आसान हो। गाड़ियों के टायर भी, एक टायर जो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, व्हील जो है एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। अब व्हील अगर ना होता तो गाड़ियाँ जो इतनी स्पीडली भाग रही हैं तो वो मुमकिन न रहता। फिर गाड़ियों के टायर जो थे वो भी उनकी एक स्पेशल शेप इस तरह के क्यों बनाई गई है, यानी ये गोल टाइप जो व्हील है ये क्यों बनाए गए हैं, और इसकी रीजन है, पहले टायर कुछ इस टाइप के होते थे, अब इनको मूव करवाना रोड पे मुश्किल था, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा थी। फिर लोहे वाले टायर भी आ गए, आयरन टायर थे, उनको भी जो आयरन टायर का भी रोड पे मूव करना मुश्किल था, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा थी। लेकिन जब ये टायर रबड़ वाले टायर आ गए तो इनको मूव करवाना आसान था, तो जिस वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम थी तो इनको मूव करवाना आसान था। हमने इनके ऊपर ग्रिप बना दी ताकि जब ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करनी हो तो हमारे लिए क्या रहे, हमारे लिए आसानी रहे और हम आसानी के साथ गाड़ी को जो है वो रोक सकें। कोल्ड वेल के बाद अब आगे चल के बात करते हैं जी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन
इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिटरमाइंड बाय एफएस। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होने वाली, यानी फ्रिक्शन की एक बहुत ज्यादा वैल्यू आपने जो है वो बढ़ा दी है, अब मजीद फ्रिक्शन जो है वो ऐड नहीं होने वाली। और जितनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है कि एक हदबंदी है, बियॉन्ड होगी, एक लिमिट कर दी आपने, हदबंदी कर दी है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आरएस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। यानी अगर आप एफएस इंक्रीज करोगे तो, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, और इसी तरह से अगर आप एफएस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक चीज कम होती है दूसरी भी कम होती है। यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो आप प्रेसिंग फोर्स जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है जो एक होनी है वो हो जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपको बॉडी को मूव कराना मुश्किल होता जाएगा। एफएस इज इक्वल टू म्यू आर है, तो म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी दो सरफेसेस जो हैं जिनको आपने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाना है, उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू पता लग जाता है कि अगर हम वुड को वुड के ऊपर मूव करवाएं, ग्लास को ग्लास के ऊपर मूव करवाते हैं, आइस को आइस के ऊपर मूव कराते हैं, तो कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो हम म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। और ये यहाँ पे एज ए कांस्टेंट के तौर पर मैंने लगाया था कि एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने बताया कि ये रेशियो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दरमियान, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दरमियान जो रेशियो बनती है इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि अगर हमने वुड को वुड के ऊपर मूव करवाना है, ग्लास को ग्लास के ऊपर मूव करवाना है, या आइस को आइस के ऊपर मूव करवाना है, तो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो इसका अंदाजा हम किस चीज से लगा सकते हैं? इसका अंदाजा हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू जो है इससे हम लगा सकते हैं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान जो रेशियो होगी इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो इस तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसको भी हमने देख लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज को थोड़ा चले मैं इसको मजीद बता देता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर जो होता है ये बेसिकली वेट ही होता है, W इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एम जी होगा, यानी R नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एफ का जो रिलेशन होगा वो हमारे पास आ गया म्यू, और R की जगह पे हम क्या वैल्यू लगा देंगे mg। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा, इसको आप ज़हन-नशीन कर लें। Fs इज इक्वल टू म्यू आर था, R यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी जो कि mg के बराबर थी, तो इस तरह से Fs इज इक्वल टू किसके आ गया? म्यू mg के बराबर आ गया। इन इस वैल्यू से आप स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, और ये न्यूमेरिकल्स में फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से ज़हन-नशीन जो है वो कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि वाई एथलीट्स स्पोर्ट्समैन यूज स्पेशल शूज, कि वो स्पेशल शूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो स्पेशल शूज का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं, स्पेशल शूज का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं, एथलीट यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, सच शूज प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल रनिंग फास्ट। तो मैं बता रहा था एथलीट्स इन शूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इनके नीचे ग्रिप हमें बनी हुई मिलती है, तो ग्रिप की वजह से वो स्लिप नहीं होते, तो इसलिए एथलीट्स इन शूज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये चीज भी है कि अगर आपने देखा हो कि टायर जो होते हैं साइकिल की, जब साइकिल चला रहे हो आप, तो आपने देखा होगा कि साइकिल के टायर के साथ रबड़ पैड इस तरह से लगे होते हैं, जिसको आप ब्रेक्स प्रेस करते हो तो रबड़ पैड इस टायर के रिम के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि इनको फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जिस वजह से आपकी बाइसाइकिल रुक जाती है। यानी जब भी आपने बाइसाइकिल को रोकना है आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो
तो रबड़ पैड जो होते हैं वो टायर के रिम के साथ जुड़ जाता है, जो कि इसको फ्रिक्शन फ्राहम कर देता है और इस तरह से जो आपका साइकिल जो है वो रुक जाता है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, विच शूज ऑफर लेस फ्रिक्शन, ये आपकी बुक्स पे है कुछ क्वेश्चन फ्रिक्शन के हवाले से कि बताना इसमें यह है कि कौन से शूज ज्यादा फ्रिक्शन फ्राहम करते हैं, कौन से नहीं ज्यादा। तो इनके इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन है कि विच शूज, दो शूज उसने बनाए, एक रफ शूज है एक प्लेन शूज है। तो उसने पूछा विच शूज ऑफर लेस फ्रिक्शन, द शूज हैविंग स्मूथ सोल, जिसका स्मूथ सोल होगा वो लेस फ्रिक्शन देगा, जिसमें ग्रिप नीचे बनी होगी वो ज्यादा फ्रिक्शन देगा। उसके बाद विच शूज इज बेटर फॉर वॉकिंग, वॉकिंग और ड्राई ट्रैक पे कौन से शूज है वो ज्यादा बेहतर रहते हैं, शू हैविंग स्मूथ सोल जिनका होगा वो बेटर रहेंगे आपको वॉकिंग के लिए ड्राई ट्रैक पे। इस तरह से विच सोल विल वेयर आउट अर्ली, कौन से शूज जो हैं जूते जल्दी घस जाते हैं, द शूज हैविंग द लार्ज कंटेक्ट एरिया एंड रफ सोल विल वेयर आउट अर्ली, जो रफ होगा और कंटेक्ट एरिया जिसका ज्यादा होगा वो शूज क्या होगा, वो शूज जल्दी घस जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जी रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन जो कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन को सबसे पहले आप डिफाइन इसकी नोट करिएगा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी रोल्स rather than to slide is called a rolling friction. When a body roll on the surface of earth, जब कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे रोल करती है तो उसकी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। When a body rolls rather than slide, जब कोई बॉडी रोल करती है स्लाइड करने की बजाय उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए बॉडी रोल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे रोल करती है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ये टायर है, ये इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं रोल करवाता हूं ऐसे, तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसी फ्रिक्शन जब कोई बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये टायर मेरी पंप के ऊपर मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी रोल ऑन द सरफेस, जब कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रोल करती है रेदर देन स्लाइडिंग, जब बॉडी रोल करेगी स्लाइड नहीं करेगी, इसको अगर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये है रोलिंग फ्रिक्शन। और पहिया एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जिसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान कर दिया। तो ये सारा किस वजह से था, ये रोलिंग फ्रिक्शन का ही कारण है। अब फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होती है व्हेन अ व्हील रोल इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन द एक्सिस ऑफ व्हील इज पुश्ड, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provide the reaction force, और जिसकी वजह से पहिया फिर आगे आगे मूव करेगा। the reaction force act as the contact point of the wheel in direction opposite to the applied force, इन्हें applied force के opposing force जो है वो अमल करती है। यानी जब कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो इसके opposite एक force लगती है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं, और जो इसको मूव करने में इसको रोकती है कि मूव ना करे, लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जिस वजह से टायर क्या होगा, बार बार घूमता जाएगा। और ग्रिप टायर पे क्यों बनाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है ये फ्रिक्शन होती है जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे ये डस्टर मेरे पास है तो इसको मैं ऐसे स्लाइड करवा रहा हूं, तो स्लाइड करने का मतलब ये होगा कि बॉडी घसीटेगी, अब रोल नहीं कर रही, घसीट रहा हूं इसको। तो स्लाइड करवाना और रोल करवाना कौन सा ज्यादा आसान है, इसका आंसर भी मैं आपको आगे चल के देता हूं, लेकिन इनके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंस भी बताने हैं और आपने साथ साथ नोट करने हैं। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस इसका नोट करिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बोला ये मेरे पास डस्टर है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं स्लाइड करवा रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। लेकिन जब हम बॉडी को ऐसे करके रोल करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। और जो मैंने डस्टर को इसके ऊपर मूव कराया वो क्या था, स्लाइडिंग था। जिस तरह से आपने अगर बाइक चलाते हो आप तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आपकी बाइक का टायर, क्योंकि आपने बहुत तेजी के साथ आ रहे थे, आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए सडनली, तो आपका टायर घसीट रहा होता है, स्किडिंग कर रहा होता है, घसीटता हुआ जा रहा है, स्लाइड करता हुआ जा रहा होता है। तो ये बड़ी फेमस आपको चीजें जो है वो मिल सकती है रोजमर्रा जिंदगी में। उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है रोलिंग फ्रिक्शन का, रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी रोल ओवर द सरफेस, यानी जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है इसको रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। दूसरा डिफरेंस इसका नोट करिएगा,
इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन लार्ज एरिया ऑफ टू सरफेस इन कंटैक्ट विद ईच अदर दिस इंक्रीज फ्रिक्शन। आप देखें ना, ये डस्टर मेरे पास है, इसको जब इसके ऊपर मैं स्लाइड करवा रहा हूं तो लार्जर एरिया, जितना ये डस्टर है इतना एरिया इसके ऊपर कवर हो रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रही है। लेकिन अगर हम टायर की बात करें, बेशक ये टायर उससे छोटा है, लेकिन टायर का कंटैक्ट एरिया, मतलब ये पंप मेरी पंप के साथ लग रहा है, तो टायर का कुछ एरिया, इतना सा एरिया लग रहा है, यानी कंटैक्ट एरिया स्मॉल होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में कंटैक्ट एरिया स्मॉल होता है, इस वजह से फ्रिक्शन भी कम होगी। लेकिन स्लाइडिंग के केस में ये ज्यादा एरिया होता है, दोनों सरफेस जो होती हैं इनके दरमियान कंटैक्ट एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इसको मूव करवाना मुश्किल होता है, और इसकी वजह से ही फ्रिक्शनल फोर्स भी हम कह रहे हैं कि एरिया के ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होती है। तीसरा डिफरेंस, इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्स, दस ग्रेटर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। कोल्ड वेल्ट का आपको बताया था, तो इसको आप को समझ आ गया कि कोल्ड वेल्स क्या हैं। रैप्चरिंग मतलब कि फट जाना, टूट फूट जाना, यानी जब किसी चीज़ के ऊपर हम स्लाइड करवाते हैं तो ये डस्टर भी खराब हो जाता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कैमरे में नजर आ रहा हो तो ये डस्टर यहाँ से खराब हो गया है। इसकी वजह क्या है कि ये डस्टर हम इसके ऊपर स्लाइड करवाते हैं, रेज करने के लिए व्हाइट बोर्ड को स्लाइड करवा रहे हैं, तो स्लाइड करवाने की वजह से ही हम क्या करें, ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अमल करती है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट रैप्चरिंग, मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्ट, दस लेसर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। अब जब रोलिंग फ्रिक्शन के केस में होता है, क्योंकि बॉडी को हम क्या करवा रहे होते हैं, बॉडी को हम रोल करवा रहे होते हैं, तो बॉडी को रोल करवाने की वजह से कंटैक्ट एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है। अब देखें कि पहिया है, इसको मूव करवा रहे हैं, तो कंटैक्ट एरिया क्या होगा, कंटैक्ट एरिया थोड़ा है, तो अब रैप्चरिंग यानी इसके घसीटने के चांसेस इसके टूटने फूटने के चांसेस भी क्या होंगे, यानी ये घसने के चांसेस भी इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के निस्बत। और 4 डिफरेंस इसका नोट करिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, वो ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंक्रीज लॉसेस प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इसके केस में जैसे मैंने आपको डस्टर दिखाया था कि डस्टर कितना घस गया है, तो इसके केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में लॉसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्योंकि कंटैक्ट एरिया स्मॉल होता है, इसलिए कंटैक्ट एरिया के स्मॉल होने की वजह से ही इस केस में लॉसेस ऑफ जो है वो कम होते हैं। यानी रोलिंग फ्रिक्शन के केस में रिड्यूस लॉसेस प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स। अब व्हील्स के केस में फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे हो सकती है, व्हाई फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स, यानी पहिए का इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं। पहिए का इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन इस तरह से कम हो जाती है, बिकॉज कंटैक्ट एरिया स्मॉल हो जाता है, कंटैक्ट एरिया थोड़ा होने की वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम क्यों होती है। जैसे मैं बार बार आपको डस्टर दिखाया कि डस्टर का कंटैक्ट एरिया ज्यादा था, लेकिन अगर पहिए की बात करें तो पहिए का कंटैक्ट एरिया बड़ा स्मॉल है, इतना सा है, लेकिन इसका कंटैक्ट एरिया ज्यादा है, तो इसलिए बॉडी को रोल करवाना आसान होता है। पहिए हम इसलिए नीचे लगाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी, बॉडी को मूव करवाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम डस्टर के केस में बात करें तो कंटैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को स्लाइड करवाना जो है हमारे लिए मुश्किल होता है। कंटैक्ट एरिया ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने खुद से बनाया था, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम क्यों होती है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम इसलिए होती है बिकॉज कंटैक्ट एरिया इज स्मॉल इन रोलिंग फ्रिक्शन देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके इसको लाजमी नोट करिएगा। उसके बाद है जी व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल क्यों होती है। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाई वी यूज बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग। हम बॉल बेरिंग या रूलर बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस किया जा सके और एनर्जी का लॉस भी कम होगा। उसके बाद है व्हाई इज इट डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड, आपको वेट रोड पे ड्राइव करना जो है डेंजरस क्यों आपके लिए होता है। उसकी वजह यह है गीले रोड पे
आपको ड्राइव करना डेंजरस किस वजह से है? उसकी रीजन ये होगी, ऑन वेट रोड द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज वेरी स्मॉल। यानी इस टायर के और रोड, अगर ये रोड एक्सपोज करें तो इसके दरमियान, क्योंकि अब वो हमारे पास जो सरफेस है वो गीली है, तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स रोड और टायर के दरमियान कम होने की वजह से ही हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ स्लिपिंग, के आपके स्लिप होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं रोड पे टायर के। तो दैट्स वाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि वेट रोड पे आप ड्राइव जो है वो आपके लिए डेंजरस होगा। उसके बाद वाई थ्रेडिंग ऑन आ टायर इज डिजाइन, यानी जैसे मैंने पहले बताया था, कई बार बता चुका हूं इस वीडियो लेक्चर में, कि ये थ्रेडिंग से, ये इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रोड के ऊपर ग्रिप मजबूत रहे। अगर ये नहीं बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, प्लेन कर देंगे, तो रोड जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये स्किडिंग करने लग जाएगा, यानी ये स्लिप होने लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो इस तरह से रोड इसके ऊपर डिजाइन जो टायर के ऊपर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है। उसके बाद है वाई फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज नेसेसरी। अब टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज आपने उसके ऊपर जब मूव करना है तो डिजायरेबल एक फ्रिक्शन चाहिए होती है जो आपको मूव करवाएगी, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाओगे। वाई बाइसाइकिल स्टॉप वेरी क्विकली व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स। एक बाइसाइकिल बड़ी जल्दी से जो है वो स्टॉप हो जाती है जैसे ब्रेक्स अप्लाई करते हो। व्हेन ए साइक्लिस्ट apply brake the stop bicycle, the wheel stop rolling and begin slide over the road since sliding friction is much greater than the rolling friction। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए टायर आसानी के साथ क्या होता है, रुक जाता है। यानी जैसे आपको पहले बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कंटैक्ट एरिया ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कंटैक्ट एरिया कम होता है। तो जब आप ब्रेक्स अचानक से अप्लाई करते हो तो टायर स्लाइड करने लग जाता है, तो स्लाइड जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लार्जर होती है रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत, इसलिए टायर जो होगा वो रुक जाता है। उसके बाद जी व्हाट आर द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ मूविंग व्हीकल जो होते हैं, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड होती है एक तो, और रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट देयर एक्सिस। यानी जब भी कोई व्हील मूव करता है तो उसकी मोशंस होती हैं, एक तो ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा और एक रोड पे ऐसे करके मूव रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक्सिस के गिर्द रोटेशन होती है, एक ऑर्बिट के गिर्द मोशन होती है। तो इस तरह से टायर देखें ऐसे मूव कर रहा होता है, अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा है, यानी एक्सल रोटेशन, ये इसका यहाँ पे एक्सल होता है तो उसके इर्द गिर्द भी मूव कर रहा होता है ऐसे करके, उसके इर्द गिर्द भी ऐसे करके मूव कर रहा होता है, और साथ साथ ये रोड के ऊपर आगे को मूव कर रहा होता है। तो इस तरह से इसके दो जो हमने बताए आपको कि इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट ऑफ मूविंग व्हीकल जो होते हैं वो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, एक मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड होगी और दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट देयर एक्सिस होगी। उसके बाद है व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। अब स्लिपिंग ऑफ व्हीकल जो है वो रोड पे क्यों होती है, बिकॉज जब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी या टायर जो होता है, अगर ये टायर के ऊपर जो ग्रिप सी है ये घस जाता है, टायर जब घस जाएगा तो टायर के घस जाने की वजह से रोड के ऊपर इसकी पकड़ मजबूत नहीं रहती, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से आप क्या करते हो, रोड के ऊपर स्लिप कर जाते हो। Why friction is necessary to avoid slipping or skidding of vehicles। गाड़ियों के लिए फ्रिक्शन फोर्स जरूरी क्यों होती है स्लिपिंग के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो रोड और टायर के दरमियान ग्रिप फ्राहम कर देगी। एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से गाड़ी को रोकना जो आसान हो जाएगा, अदरवाइज गाड़ी जो है वो मूविंग बड़ी फास्ट कर रही है अगर, तो उसको रोकना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो स्किडिंग जो है बेसिकली वो यही होता है, स्किडिंग और ब्रेकिंग जो है वो यही है कि while moving with a high speed if the brakes are applied too strongly, अगर बहुत तेजी के साथ ब्रेक्स अप्लाई की जाए, when the wheel of the car will lock up or stop turning and the car will skid due to its large momentum। क्योंकि कार की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा उसने गेन किया होता है, अब उसको आपने रोकना है, तो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ती हैं। जब आपने ब्रेक्स अप्लाई करनी है तो इस वजह से स्किडिंग होती है। तो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में ये चीज़ आती है कि वो इसलिए होती है कि ब्रेकिंग और स्किडिंग की वजह से गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। इस तरह से जब टायर घस जाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से रोड के ऊपर चल चल के तो आपको चाहिए आप टायर को चेंज करो ताकि स्वेयर एक्सीडेंट होने से आप बच सको। तो ये था आज का हमारा काफ़ी लेंथी लेक्चर रहा है,
फ्रिक्शन के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसके कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको साथ साथ करके दिखाई है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। तो इसमें फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग के बारे में आपको जो बताया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने देखना है कि कौन सी बॉडीज़ जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं और कौन सी कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं, और आपको ये भी आपने कमेंट्स में बताना है कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपने बताना है कि फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, या फ्रिक्शन अगर हमने बढ़ानी है तो किस तरीकाकार से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।